नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मनीष झा और आप देख रहे हैं मनीष लॉ क्लासेस। एंड टुडे वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन जीएसटी इज द जीएसटी ऑन रियल एस्टेट। देखिए, रियल एस्टेट जो होता है वो अपने आप में एक बहुत वास्ट सेक्टर है, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग से हो, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी से हो, फैक्ट्री से हो या आपके किसी भी इंडस्ट्री से हो। रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो अपने आप में बहुत वास्ट सेक्टर माना जाता है। और हम बात करेंगे आज रियल एस्टेट सेक्टर में एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर। मतलब समझ लीजिए, परचेस ऑफ अ न्यू फ्लैट। जब कोई नया फ्लैट खरीदने जाता है उस वक्त उस पर जीएसटी क्या होती है, अगर आप बायर हो तो भी, अगर आप बिल्डर हो तो भी, अगर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर हो तो भी, ये वीडियो आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब से कोविड का पीरियड गया है, कोविड का दौर गया है, हर आदमी के मन में ये एक इच्छा है कि अपना घर हो ताकि वो सेफ जोन में रह सके। इसलिए हर स्टेट के गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंक, सब ने अपने दायरे में रह के कुछ ना कुछ रिड्यूस किया है। चाहे वो बैंक का इंटरेस्ट हो, चाहे वो स्टाम्प ड्यूटी हो, चाहे वो अफोर्डेबल हाउसिंग का लोन हो, सब में कुछ ना कुछ बेनिफिट देने का काम किया ताकि एक जो सिटीजन है वो एक चीज को अफोर्ड कर सके और न्यू फ्लैट खरीद सके, अपना घर खरीद सके ताकि वो सेफ जोन में जा सके। जिसके कारण आपने देखा होगा कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो लास्ट 2-3 साल में काफ़ी ज़्यादा मतलब रैपिड ग्रोथ किया है और इससे हमारे देश को भी इकोनॉमी में क्या हुआ है, इजाफा हुआ है, इम्प्रूव किया है। तो हम आज ये समझेंगे कि एक रेसिडेंशियल फ्लैट जो खरीदने जाता है उस पर जीएसटी क्या होती है। क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन ये है कि पहले भी 2 रेट चला करती थी और अभी भी 2 रेट है, तो किस रेट को लिया जाए, किस रेट को छोड़ा जाए, तो हम इसी को समझते हैं। देखिए, 1 अप्रैल 2019, इस डेट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यही डेट इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2019 के पहले और 1 अप्रैल 2019 के बाद 2 रेट चलती थी और 2 रेट अभी भी चल रही है। तो 1 अप्रैल 2019 के पहले 8% और 12% का जीएसटी रेट था, जहां बिल्डर अपने बायर से 8% या 12% के बेसिस पे जीएसटी कलेक्ट करते थे फ्लैट खरीदने से। और वो उनको बेनिफिट क्या मिलता था बिल्डर को, कि वो फ्लैट बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल का यूज करते थे उसका आईटीसी उसको मिलता था, तो उसका आईटीसी अवेल करते थे और बायर से टैक्स लेके आईटीसी माइनस करके उस सेफ जोन में जाते थे। तो सिंपल समझ लीजिए, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पुराना रेट था बिफोर वाला, ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट था। एक तो टैक्स ज्यादा कलेक्ट करना, ऊपर से आईटीसी का अवेल करना, आईटीसी का बेनिफिट लेना। तो अल्टीमेट लॉस यहाँ था बायर का, जिसके कारण हो क्या रहा था, रियल एस्टेट सेक्टर में ग्रोथ नहीं हो रहा था। क्योंकि अल्टीमेट देखिए, कंज्यूम कौन करेगा, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर अगर ज्यादा टैक्स पेमेंट करेगा तो वहां पे रुक जाएगा, होल्ड करेगा, नहीं हम ज्यादा टैक्स पेमेंट नहीं करेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस रेट को खारिज करके न्यू रेट इंप्लीमेंट किया, जिस रेट को कहा गया 1% या 5%। अब यहाँ पे जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, वो थोड़े रिलैक्स होगा, चलो हाँ ये रेट ठीक है जीएसटी का, हम इतना देने के लिए तैयार हैं। ये बहुत ज्यादा हो गया, तो इसमें बिल्डर का प्रॉफिट माना जाता था। एक तो वो हायर रेट कलेक्ट करते थे, जो गवर्नमेंट उन्हें कहते थी 8% या 12%, ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पे उन्हें आईटीसी का बेनिफिट मिलता था। मतलब जो भी चीज वो परचेस करते थे उस पर अगर वो जीएसटी देते थे तो उस टैक्स से वो एडजस्ट कर लेते थे। अगर आप जीएसटी से रिलेटेड हो तो आप आईटीसी का मैटर समझेंगे कि परचेस से कुछ भी खरीदते थे, परचेस करते वक्त वो रॉ मटेरियल पे जो भी टैक्स देते थे वो अपने बायर से जब टैक्स लेते थे उससे वो एडजस्ट कर लेते थे, तो आईटीसी का बेनिफिट उन्हें मिलता था। लेकिन न्यू रेट में क्या कर दिया गया कि देखिए, यहाँ तो टैक्स कलेक्शन ही कम हो रहा है, रेट ऑफ परसेंटेज तो 1% और 5% है। तो यहाँ बायर जो है वो सिर्फ टैक्स पेमेंट करेंगे और बिल्डर जो है वो आईटीसी का बेनिफिट नहीं लेंगे। जी हाँ, आईटीसी मतलब समझ लीजिए, जो बिल्डर होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वो बिल्डिंग बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल परचेस करते थे उस पर टैक्स तो देते थे, तो वो टैक्स का बेनिफिट वो बायर से जब टैक्स लेते थे वो एडजस्ट कर लेते थे। कब? जब वो जीएसटी का रिटर्न सबमिट करते थे, बायर से नहीं। बायर से सिंपली वो टैक्स ले लेते थे कि भैया तुम टैक्स दे दिए, अब जाओ, अब हम जब जीएसटी जमा करेंगे तो गवर्नमेंट से सेटल कर लेंगे कि भैया हमने जो परचेस किया है उससे जो टैक्स बन रहा है मेरा, आप उससे मेरा एडजस्ट कीजिए। तो ये पुराना स्कीम में चलता था। 1 अप्रैल 2019 के पहले 2 रेट चला करता था, 8% और 12%, जहां बिल्डर का पूरा बेनिफिट था वो आईटीसी का बेनिफिट लेता था। मतलब जो भी परचेस करता था उसका आईटीसी वो क्लेम करता था और उससे वो एडजस्ट करता था। साथ ही साथ कहा गया कि अगर कोई भी बिल्डर अगर ये चाहे कि हम पुराना रेट से ही टैक्स कलेक्ट करें
और आईटीसी कलेक्ट करते रहें, तो आपको एक काम करना होगा। एक काम ये करना होगा कि आपको एक एनेक्सर 4 बोल के फॉर्म सबमिट करना होगा, वो भी 20 मई 2019 तक। मतलब अप्रैल 1 से न्यू रेट चालू होने वाला है, तो आप 20 मई 2019, जो मतलब 1 महीना 20 दिन के करीब होता है, आप 1 महीना 20 दिन मतलब 50 दिन के अंदर ये फॉर्म सबमिट कर दें कि हमको आगे इसी रेट में काम करना है, हम बायर से इसी रेट में काम करेंगे और आईटीसी अवील करते रहेंगे, तो ही आप इस रेट का यूज कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, देखिए फ्लैट जो है वो अल्टीमेट खरीदना किसको है, बायर को है। बायर अगर इतना टैक्स नहीं देगा तो बिल्डर ये रेट लगा के करेगा ही क्या। गवर्नमेंट तो सिर्फ इसको बेनिफिट दिया कि आप कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट इससे पैसा तो बायर से ही लेना है। तो कौन ऐसा बायर है जो इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे, सॉरी इतना रेट ऑफ जीएसटी देगा, कोई नहीं। इसलिए बहुत सारे 90% जो बिल्डर थे वो इस रेट को छोड़ दिए कि नहीं, हमें इतना रेट चार्ज नहीं करना है किसी बायर से, क्योंकि कोई बायर इतना जीएसटी देगा ही नहीं, हमें न्यू स्कीम में ही जाना है। तो नया स्कीम जो है वो ये आया कि 1 अप्रैल 2019 के बाद सिर्फ 2 जीएसटी रहेगा, या तो 1% या 5%। लेकिन कोई भी बिल्डर इसमें आईटीसी का बेनिफिट नहीं लेगा। मतलब जो भी बिल्डर अपने बिल्डिंग बनाने में परचेस करते हैं जो भी रॉ मटेरियल, उस पर अगर वो टैक्स देते हैं तो वो जीएसटी का रिटर्न सबमिट करते वक्त उस आईटीसी से कुछ एडजस्ट नहीं करेंगे, कोई क्लेम नहीं करेंगे, ठीक है। वो सिंपली जो 1% या 5% बायर से लेंगे वो गवर्नमेंट को जमा कर देंगे, समझ गए। तो ये था न्यू रेट। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ 2 बातें। अगर आप बिल्डर हैं तो पहला चीज ध्यान दीजिए, अगर आप पुराने रेट से काम करते हैं तो याद रखिए कि पुराने रेट से अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप एनेक्सर 4 जो है वो 20 मई 2019 तक फिलअप किए हो, तो ही आप पुराने रेट से किसी भी बायर को चार्ज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, समझ गए। आप न्यू रेट से ही चार्ज कर सकते हैं, जो कि 1 अप्रैल 2019 के बाद से लागू हो चुका है। और न्यू रेट से अगर आप चार्ज करते हैं तो आईटीसी का बेनिफिट आप नहीं ले सकते हैं, क्लियर है। अब बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, जीएसटी कोई भी बायर अगर पेमेंट करेगा तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे पेमेंट करेगा, ना कि रेडी टू मूव फ्लैट पे। मान लीजिए कोई बिल्डिंग अभी बन ही रहा है, उस पे आप जीएसटी पेमेंट करोगे। ऐसा ना हो कि बिल्डिंग पूरा बन के चकाचक है, रेडी है, बस आपको जाना है, गृह प्रवेश करना है और एंट्री ले लेना है, तब आप जीएसटी पेमेंट नहीं करोगे, क्योंकि उसे कहते हैं सीसी, मतलब कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट। अब कोई चीज अगर कंप्लीट हो ही गया हो तो आप जीएसटी क्यों दीजिएगा। तो गवर्नमेंट ने ये भी रूल लाया है कि जब कंप्लीट हो जाएगा फ्लैट तो कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। मतलब बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव नो नीड टू पे एनी जीएसटी ऑन कंप्लीट फ्लैट। मतलब जो फ्लैट कंप्लीट है वहां पे कोई किसी भी तरह के जीएसटी रेट आप नहीं देंगे। तो इस चीज से अवेयर रहें, आप हमेशा किस पे देंगे, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे ही जीएसटी देंगे, ना कि रेडी टू मूव पे, समझ गए। अब जीएसटी आपको देना है सिर्फ 2 अमाउंट, या तो 1% या 5%। अब आपको हम आगे बताएंगे कि 1% किस पे, 5% किस पे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां तक कंप्लीट है। अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट की तरफ से 2 स्कीम है, एक है अफोर्डेबल हाउसिंग, एक है नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग। मतलब जिस पे आप अफोर्ड कर सकते हैं, कॉमन एंड अफोर्ड कर सकता है, वो अफोर्डेबल हाउसिंग है, जहां बहुत तरह के बेनिफिट मिलते हैं, चाहे गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या इनकम टैक्स के रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से। जहां आप इंटरेस्ट का क्लेम लेते हैं, सब्सिडी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसे हम अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत रखते हैं। वहां गवर्नमेंट ने कहा कि हम 1% ही जीएसटी लेंगे, और जो बायर 1% बिल्डर को देगा, सेम 1% बिल्डर भी गवर्नमेंट को दे देगा। कोई आईटीसी से मिसमैच या कोई एडजस्टमेंट नहीं करेगा, समझ गए। और अगर नॉन अफोर्डेबल में जाता है, मतलब नॉन अफोर्ड किससे होगा, जो चीज अफोर्ड ना हो सके, तो जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसे नॉन अफोर्डेबल में रखा गया, वहां 5% जीएसटी है। सिंपल, बायर से 5% बिल्डर लेगा और बिल्डर वही 5% गवर्नमेंट को पे कर देगा, समझ गए। अब समझिए, आपके लिए ये जरूरी है, जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए। तो एक फ्लैट की वैल्यू अगर 45 लाख, 45 लाख, 45 लाख एक बेस है। 45 लाख से अगर बिलो हो, 45 लाख से अगर बिलो हो मतलब कम हो, और आपका जो एरिया है फ्लैट का, कारपेट एरिया, सुपर बिल्डअप नहीं, कारपेट एरिया, वो 645 स्क्वायर फीट हो, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो। हम पूरा मेट्रोपॉलिटन का बात नहीं कर रहे हैं, मेट्रो सिटी। तो गवर्नमेंट ने यहाँ नोटिफाई किया है कि टोटल 6 मेट्रो सिटी को हम अलाउ कर रहे हैं इस स्क्वायर फीट में आने के लिए। तो वो 6 मेट्रो सिटी कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। कोलकाता, मुंबई,
दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे ऐसे जगह हैं, चाहे ग्रेटर नोएडा हो या फरीदाबाद हो, ऐसे बहुत से हैं। तो कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली एनसीआर हो गया, अब नीचे से आइए, चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया और एक बेंगलुरु हो गया। तो यही 6 ऐसे सिटी को मेट्रो सिटी के दर्ज पे दिया गया है, जिसे कहा गया है कि आपका कारपेट एरिया जो वो 645 स्क्वायर फीट हो, कारपेट एरिया जिसमें आप रहते हो, और आपकी जो वैल्यू हो फ्लैट की वो 45 लाख हो। ये दोनों अगर रहता है तो आप अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंदर आते हो। आप बिल्डर को सिर्फ 1% ही जीएसटी दोगे और बिल्डर भी आपसे 1% ही जीएसटी लेगा और गवर्नमेंट को भी 1% ही जाएगा। तो सिंपल है, 45 लाख में सिर्फ आपको 45,000 रुपया जीएसटी देना है। सो सिंपल, इसीलिए इसका नाम दिया है अफोर्डेबल, क्योंकि आदमी अफोर्ड कर सकता है। 45 लाख का अगर कोई फ्लैट खरीदेगा तो 45,000 जीएसटी देके इकोनॉमी बूस्ट कर सकता है वो। लेकिन यहीं पे वो 8% 12% देने जाता तो उसे लगता कि ना भैया बहुत ज्यादा हम टैक्स दे रहे हैं, तो यहाँ पे उस चीज को ले सकता है। इसीलिए तो इकोनॉमी ग्रोथ कर रहा है, रियल एस्टेट ग्रोथ कर रहा है, इस चीज का रेट कम करने से। तो अफोर्डेबल में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही सबसे ज्यादा फ्लैट बिक्री होते हैं जो बिलो 45 लाख होते हैं। तो वैल्यू कितना हो, बिलो 45 लाख, 45 लाख के नीचे, और मेट्रो सिटी में हो तो एरिया जो होने चाहिए वो कारपेट एरिया होने चाहिए 645 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया। ये दोनों आपके सेम होते हैं तो आप 1% ही जीएसटी दोगे। किस पे, अंडर कंस्ट्रक्शन पे, ना कि रेडी टू मूव। समझ गए, रेडी टू मूव में तो देना ही नहीं है, समझ गए। लेकिन यही अगर आप नॉन मेट्रो में रहते हो, मेट्रो सिटी में नहीं रहते हो, कहीं और रहते हो, ये तो और ज्यादा बेनिफिट है। तब आपको 950 मतलब 960 स्क्वायर फीट करीब समझ लीजिए, 960 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया, और वैल्यू आपकी फ्लैट की होनी चाहिए 45 लाख। इन दोनों में से दोनों होनी चाहिए, कोई एक नहीं, दोनों होनी चाहिए। 45 लाख और 960 स्क्वायर फीट इसके नीचे होनी चाहिए, तो आपको 1% की तरफ से ही जीएसटी देना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर सिंपल इसके एवब अगर जाता है, फ्लैट का वैल्यू अगर 45 लाख के ऊपर चला जाता है, या आप मेट्रो सिटी में रहते हो और आपका स्क्वायर फीट जो है कारपेट एरिया वो 645 से ज़्यादा होता है, या नॉन मेट्रो में रहते हो और 960 स्क्वायर फीट से ज़्यादा होता है, तो आप नॉन अफोर्डेबल स्कीम में आ जाओगे और आपको जीएसटी देना पड़ेगा 5%। किसको, बिल्डर को। और बिल्डर किसको देगा, जीएसटी डिपार्टमेंट को। क्लियर है। किसी भी तरह कंफ्यूजन होने से आप कमेंट कर सकते हैं। सिंपल है, देखिए 2 रेट यहाँ पे ध्यान देना है। अगर 1 अप्रैल 2019 के पहले एक अलग रेट चलता था 8/12, जिससे भी बिल्डर को अगर वो रेट यूज करना है तो उसके लिए जरूरी था एनेक्सर 4 फिलअप करना, वो भी कब तक, 20 मई 2019 तक। अगर वो नहीं किया है तो वो न्यू रेट से ही काम करेगा, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, न्यू रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 90% बिल्डर न्यू रेट में कन्वर्ट हो चुके हैं, क्योंकि वो डिपेंड है बायर के ऊपर। अगर बायर ही टैक्स नहीं देगा तो वो पुराने रेट में रह के करेंगे क्या। तो जो भी बिल्डर हैं वो ध्यान दें कि जो 8% और पुराना 12% रेट था, वो ओल्ड रेट था, उसको एग्जिस्ट करने के लिए, यूज करने के लिए उन्हें फॉर्म फिलअप करना बहुत जरूरी था। अगर वो किए हैं तो यूज कर सकते हैं, नहीं किए हैं तो नहीं यूज कर सकते। वो ऑटोमेटिकली किस में आ गए, न्यू रेट में। कब से, 1 अप्रैल 2019 से। कौन सा न्यू रेट है, 1% और 5%। यहाँ पे बिल्डर आईटीसी का यूज नहीं कर सकता, आईटीसी का क्लेम नहीं ले सकता है। दूसरा, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान देना है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे जीएसटी देना है, ना कि रेडी टू मूव, मतलब कंप्लीट होने के बाद जीएसटी नहीं देना है, ध्यान दीजिए। उसके बाद आता है कि अफोर्डेबल और नॉन अफोर्डेबल, मतलब 1% और 5% हम किनको दें, तो ध्यान दीजिएगा 45 लाख है बेस वैल्यू, 45 लाख से नीचे, और अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं और 645 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया से नीचे अगर आपका फ्लैट होता है तो आप 1% में आते हो। यही अगर नॉन मेट्रो है तो 960 स्क्वायर फीट में आते हो। मेट्रो मैंने बता दिया, सिर्फ 6 सिटी को ही मेट्रो घोषित किया गया है, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली एनसीआर, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, बस यही 6 सिटी हैं जिन्हें मेट्रो सिटी में रखा गया है। और इसके एवब अगर आप जाते हैं तो 5% आपको देना होगा, जिसे नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम कहते हैं, जीएसटी देना होगा। तो जीएसटी दो ही है, 1% और 5%, ज्यादा ये चलते हैं, लेकिन इस पे ध्यान देना है आपको, ये वैल्यू समझ गए। अब बिल्डर की तरफ से, एक बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी चीज, अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो 80% जो होगा परचेस आपका, जो रॉ मटेरियल है वो आपका रजिस्टर्ड पर्सन से होना चाहिए। ये नहीं कि हमको आईटीसी मिलेगा नहीं तो हम अनरजिस्टर्ड पर्सन से सब कुछ खरीदते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं देते हैं, नहीं। आपको 80% जो परचेस होगा रॉ मटेरियल का, आपको रजिस्टर्ड पर्सन से बाई करना होगा। अन्यथा आपको जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आप, मतलब 20% से ज़्यादा, मैंने 20% ही आपको अलाउ है अनरजिस्टर्ड से खरीदने का।
तो 20% से ज़्यादा अगर आप ज़्यादा कुछ अगर परचेस कर रहे हो अनरजिस्टर्ड से, तो सबका पेमेंट 18% बेसिस पे आरसीएम बेसिस पे देना होगा। मतलब आरसीएम बेसिस पे गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा 18% के हिसाब से। और खासकर अगर सीमेंट है तब तो 28% देना होगा। अगर आप सीमेंट बाई कर रहे हो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से और वो 20% से ज़्यादा हो गया, तो आपको 28% एज आरसीएम पेमेंट करना होगा गवर्नमेंट को। तो ध्यान दीजिएगा, आईटीसी नहीं मिलने के चक्कर में ऐसा ना करें कि हम सब अनरजिस्टर्ड बायर से खरीद लें, अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीद लें। आपको 80% से ज़्यादा किससे खरीदना होगा? रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदना होगा। 80% से ज़्यादा परचेस क्या करना होगा? 80% रजिस्टर्ड डीलर से खरीदना होगा। और नहीं करते हैं तो आपको आरसीएम बेसिस पे पेमेंट करना होगा, जो भी रेट होगी। अगर 18% वाली है तो 18%, 28% वाली अगर कोई आपने आइटम खरीदा है तो 28% के बेसिस पे आरसीएम पेमेंट करना होगा। तो आई होप जीएसटी से रिलेटेड ये जो वीडियो है, ये बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिशनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में आई होगी। बहुत ही आसान शब्दों में हम यहाँ पे लॉ की चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नियम और कानून के साथ। टिल देन, जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।